चलो देखो यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी शांति बनाए रखना और घर पे भी जाके आराम से देख सकते हो, वीडियो तुम्हारा चैनल पे आ जाएगा, ठीक है ना। शाम तक या ध्यान सुनो यहाँ पे, अब तक जो भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है ना, नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। पर मैं इतना प्रयास करूंगा कि अगर क्लास 12th में आपने नहीं भी पढ़ा है या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो यहाँ पे मैं आपको कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है बाबू। तो पहला चैप्टर हमारा स्थिर विद्युत की, ठीक है बाबू। स्थिर विद्युत की में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैंने बताया था कल भी, मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था कि स्थिर विद्युत की क्या होता है, ठीक है बाबू, है ना। विद्युत की सर नहीं दिख रहा है, क्या होता है, ब्लो हो क्या इसमें नहीं दिख रहा है। अच्छा ऊपर वाला दिख रहा है। चलो यहाँ से एक बार देख लो जरा, यहाँ पे आना क्या, ठीक है ना, ठीक है। स्थिर, ठीक है, विद्युत की, है ना। याद रखिएगा स्थिर विद्युत की में हमें क्या पढ़ना है, जरा ध्यान सुनिए। यहाँ पे हमें आवेशों के बारे में पढ़ना है, यानी कि एक ऐसा आवेश जो एक स्थिर अवस्था में होगा, ठीक है ना। और स्थिर आवेश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं बेटा, स्थिर विद्युत की कहते हैं, ठीक है। अब समस्या ये आती है आखिर आवेश कहते किसे हैं, ठीक है बाबू। आखिर ये आवेश है क्या, कितने प्रकार का है, कैसे आवेशों का जो है संचालन होता है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बात जरा बताओ, आवेश क्या होता है। आपने केमिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत भी क्लास 10th में पढ़ा हो या क्लास 11th में पढ़ा हो तो आपको एक चीज पता होगा, ठीक है ना, कि प्रत्येक पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलके बनता है। किससे बनता है बाबू, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलके बनता है। इसका मतलब ये जो मेरा मार्कर है ये भी परमाणुओं से मिलके बना होगा, राइट। ये भी क्या होगा, ये भी परमाणुओं से मिलके बना होगा। जब बहुत सारे परमाणु आए होंगे, एक साथ मिले होंगे, तब जाकर क्या हुआ होगा, इसका निर्माण हुआ होगा। यानी हम कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड हमारा किससे बना है, परमाणुओं से मिलके बना है ना। अगर परमाणुओं से मिलकर के बना है तो आप सब जानते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है। अगर ये परमाणु है और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होते हैं बेटा, जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, और ये नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं। ये चीज जो है आपने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड जब आपको पढ़ाया गया होगा तो भी पढ़ा होगा। और यहाँ भी क्लास 12 के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रदरफोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनना है। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है और प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं बेटा, आवेश होते हैं। इसको कहते हैं धनावेश और इसको कहते हैं ऋणावेश। लेकिन समस्या ये बात है कि क्या ये मार्कर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है क्या, बताओ। इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो बाबू, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे इसको सूक्ष्म रूप से आवेशित कर सकते हैं। इसको क्या, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं बेटा, इनको हम सूक्ष्म रूप से आवेशित कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, देखो आवेशों की 3 विधियां होती हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। उनमें से एक विधि है घर्षण विधि। हम क्या करते हैं, अगर हम इसको खूब रगड़ दें, आपने बचपन में किया होगा ना, पेन को हमने खूब बालों में रगड़ा है, रगड़ने के बाद क्या करते थे, एक कागज के टुकड़े को उठाने का प्रयास करते थे और वो कागज का टुकड़ा उठ भी जाता था, याद है। हमने खूब रगड़ते थे, हम खूब रगड़ते थे, रगड़ने के बाद क्या करते थे, कागज के टुकड़े पे सटाते थे और सटाने के बाद क्या होता था, उड़ जाता था। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। अगर ये रगड़ने की वजह से इसमें कुछ न कुछ आवेश आया और ये आवेश आने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, वो कागज का टुकड़ा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या है, कि जब भी हम इस पदार्थ को रगड़ रहे हैं कहीं ना बाबू, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने के कारण जहां पे रगड़ रहे हो, ठीक है ना, रगड़ने के कारण हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन रगड़ के कारण कहां पहुंच गए। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों को अगर अत्यधिक ऊर्जा दे दी जाए, इलेक्ट्रॉनों को अगर अत्यधिक ऊर्जा दे दी जाए तो अपने क्या करते हैं, परमाणु से बाहर निकल आते हैं। बात समझ आ रही है ना। और रगड़ने की वजह से कौन सी ऊर्जा आ रही है, घर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है, हल्का सा इलेक्ट्रॉन गर्म हो रहा है, गर्म होने के पास उनके पास हीट एनर्जी आई और उसके बाद क्या हो गए, वो या तो बालों से या फिर इनसे, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन के बाहर जाते ही क्या होता है, जो परमाणु होता है वो आवेशित हो जाता है। या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, इन दोनों के कारण ही क्या होता है ना, वो पदार्थ जो है वो आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनना, आवेश होता क्या है सबसे पहले, और लिखते जाना, ठीक है ना। आवेश क्या है वो लिखते भी जाना। यहाँ से आपको जो है नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या होगी, आवेश, ठीक है ना। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी बेटा, आवेश। क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरी की पूरी जो फिजिक्स है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पढ़ने वाले बाबू,
वो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए आवेशों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चले, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है, उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर देता है। समझ आएगी बात। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देता है। और दूसरी बात याद रखना इस बात को, कि अगर पहले से ही विद्युत और चुंबकीय गुण है तो वो विद्युत है, तो विद्युत में किस प्रकार का, चुंबक है तो किस प्रकार का, तो आवेशों को उसमें ले जाने पे ये आवेश विद्युत या चुंबकीय गुणों के द्वारा प्रभावित भी हो जाते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। अभी हमने क्या सीखा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। यानी एक बात पता चल गया, अभी विद्युत पढ़ रहे हैं कि आवेशों के द्वारा ही क्या उत्पन्न होता है, पदार्थ के अंदर विद्युत उत्पन्न होती है। चलना ठीक है बाबू। आवेशों के कारण ही क्या हो रहा है बाबू, आपका आवेशों के कारण ही विद्युत उत्पन्न हो रही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक बात जानते हैं, आवेशों की परिभाषा हमने देख लिया, ठीक है ना। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए मैंने किया है ताकि जो है ना यहाँ की क्लासेस भी होती रहेंगी, एक एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे सारा का सारा, ठीक है ना। और आप लोग घर पे भी जाके उसको रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना बाबू। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, आवेशों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है ना। आवेश के प्रकार जरा ध्यान से सुनना है। आवेशों के प्रकार क्या होंगे बाबू, यहाँ पे कहोगे सर आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, धनावेश होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है ना। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको परमाणु बताया ना, परमाणु के अंदर जो है कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होता है। बट न्यूट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन ये आपको धन दिख रहा है, ये आपको ऋण दिख रहा है। मैं थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनना, जब हम धनावेशों के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, धनावेशों के बारे में पढ़ते हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेजर पार्ट इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश दोनों उत्पन्न होते हैं। बस अंतर यही है कि अगर किसी पदार्थ से या किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, उस तत्व पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कहते हैं वो क्या उत्पन्न हो गया, धनावेश उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। यदि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो हम कहते हैं वो तत्व कैसा हो गया है, धनावेश। अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। यदि किसी तत्व के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो हम कहते हैं कि क्या हो गया बेटा, वहां पे ऋणावेश हो गया। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर सोडियम परमाणु, एक तरफ मैं सोडियम परमाणु को लूं और दूसरी तरफ मैं क्लोरीन को ले लेता हूं, ठीक है ना। आप सभी जानते हो कि सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 11 होते हैं, और इससे कितने होते हैं बेटा, 17 होते हैं। अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 2 8 1 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 2 8 7 हो जाएगा। ध्यान से सुनो, सभी के सभी को जो है अष्टक पूरा करना होता है, ठीक है। जरा एक बात ध्यान सुनना, अगर मैं क्या कर दूं, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान सुनना, यहाँ पे सोडियम परमाणु में क्या था बेटा, सोडियम परमाणु में क्या था कि 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। तब हमने इसको लिखा था सोडियम। क्या लिखा था, सोडियम। डायरेक्ट हमने इसको सोडियम को ऐसे लिखा, Na। कोई दिक्कत, मैंने कोई आवेश दिखा है क्या इस पे, बताओ। सोडियम पे कोई आवेश दिख रहा है आपको, नहीं ना। मतलब स्थिर अवस्था में, ऐसे बोलना है, स्थिर अवस्था में या सामान्य अवस्था में प्रत्येक तत्व क्या होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, बराबर होते हैं, और इसलिए क्या है, वो न्यूट्रल है। समझ रहे हो। अब इससे मान लो कि 5 को लड़का है, 5 को बिया हो गया, समझ रहे हो ना, तो न्यूट्रल रहेगा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन 5 को लड़का है, वहां से 4 का बिया हो गया, का नहीं हुआ है, तो वो पगलाया रहेगा, वो ढूंढेगा अगर हमरो हो जाए, नहीं ढूंढेगा जी, समझो। तो क्या होगा,
यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया जाए, सुनो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए बेटा, बाहर कर दिया जाए, तो प्रोटॉन तो तुम्हारे कितने हैं, प्रोटॉन तो तुम्हारे 11 ही है, बट एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसलिए जब हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या दिखा दिया, एक पॉजिटिव दिखा दिया, मतलब एक ऊपर भाग गई थी, क्या रह गया, अकेला रह गया ना जी। अगर इसकी वाली भाग गई बेटा तो ये क्या रह गया, अकेला रह गया, है ना। अब जब अकेला रह गया तो ढूंढेगा किसी न किसी को, और किसको ढूंढेगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। यानी कि एक बात बताओ कि जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो वो क्या उत्पन्न कर देगा, वो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी एक बात समझ में आई है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, धनावेश। लिख सकते हो, किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन की कमी, या फिर एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कई इलेक्ट्रॉन कमी हो, किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के कमी की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है ना। किसी परमाणु के किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के कमी की वजह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, हुआ धनावेश कहते हैं। लालू ठीक है, धनावेश कहते हैं। बात समझ में आई। जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कौन सा आवेश, धनावेश। बात समझ आ रही हो। अगर धन आवेश उत्पन्न हो गया है तो किसको ढूंढेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, किसको ढूंढेगा बाबू, इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, है ना जी। क्योंकि अपना तो ये पूरा करना चाहेगा ना जी, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। आवेशित हो गया, जब तक ये आवेशित नहीं था तब तक इसका विद्युत का कोई मतलब नहीं है, विद्युत क्षेत्र में कुछ भी ये प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जैसे ही आवेशित हो गया, अब ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को ढूंढेगा। ठीक है ना। आइए, हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की कमी के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ठीक है ना। आइए, एक बात याद रखना, क्लोरीन क्या कर सकता है बेटा, क्लोरीन जो है ना, इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, है ना। लेकिन क्लोरीन के पास ऐसी क्षमता होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है बेटा, वो अपने स्तर को पूरा करता है। लेकिन जरा एक बात बताओ, सामान्य अवस्था में इसके पास कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, यही तो थे सामान्य अवस्था में। ये था परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या, और सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो हमेशा परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बताते हैं। अब ऐसा क्यों है अभी बताते हैं आगे। ठीक है ना। चलो एक बात जरा बताओ, सामान्य अवस्था में जो क्लोरीन था बेटा, क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो था बात। लेकिन एक बात बताओ जरा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, समझे ना, अपना स्तर पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, देगा नहीं, ये देगा नहीं, याद रखना, ये क्या करेगा, ये लेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, देखो जब तक ये क्या थे, 17 को मिल करके क्या थे, न्यूट्रल थे, है ना जी। और ओमा एक और ही आ गया, है ना जी। अब बताओ, एक पति का 2 मेहरारू हो जाए तो क्या होगा, बवाल होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। जब तक नहीं था तब तक तो ये क्या था, न्यूट्रल था। लेकिन जैसे आ गया तबाही मचेगा, क्या मचेगा, तबाही मचेगा। सुनो, एक काम क्या था, इस क्लोरीन के ऊपर, सुनो ना, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इस क्लोरीन में क्या हो रहा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो ये क्या बन गया, माइनस, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आवेश है ना, ये अतिरिक्त आवेश उसके ऊपर आया है। आप सोचो, यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो कौन सा आवेश हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। लिख सकते हो, समझ में आ रही बातें। यदि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऋण आवेश कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ऋण आवेश कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, मजा आया यहाँ तक, आगे की बातें करें। अब सुनो, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर, यहाँ भी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर हो रहा है, समझ में आ रही बात। दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, पर प्रोटॉन तो कहीं जा ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों है, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहा, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा। एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ना, हम सब जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू,
1.6 गुणे 10 की पावर -19 पर ये इलेक्ट्रॉन का है, सॉरी ये द्रव्यमान नहीं है बट उसका आवेश है। द्रव्यमान का 9.1 × 10 की पावर -31, ये तो होता है केजी, है ना। ये है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। और आप जानते हो ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है परमाणु में। एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना कम होता है? एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। सोचो क्या होता है। कोई पूछे कि क्यों नहीं प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, क्यों नहीं प्रोटॉन जाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहा है पर प्रोटॉन इधर उधर नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? कहना कि दो रीजन है। क्या क्या बताना आप उसको? कहना कि दो कारणों की वजह से प्रोटॉन जो है वो कहीं भी स्थानांतरित नहीं होता है। पहला कारण क्या है बबुआ? पहला कारण ये है कि नाभिक के अंदर एक नाभिकी प्रबल नाभिकी बंध के द्वारा वो बंधा होता है। क्या होता है? पहला कारण क्या है कि नाभिक में प्रबल नाभिकी बंध के द्वारा वो बंधा होता है, इसलिए वो कहीं जा वो नहीं पाता है। और दूसरी चीज वो इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 1837 गुना भारी है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कितना भारी है? ये 1837 गुना भारी है। यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ऐसे लिखना, जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1837 गुना है किसके? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। तो इसको भी 1837 गुना करके बराबर करें तभी बराबर होगा। क्या कह रहा है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना है किसका? किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। अच्छा एक बात बताओ, कोई भारी सामान है उसको बार बार इधर उधर ले जा पाओगे? अब देखो क्या है ना कि हम लोग साइकिल होता है बेटा, साइकिल को केनियों से उठा करके उन्हें रख करके उन्हें लेके चले गए, लेकिन ट्रक को लेके जा पाओगे? बताओ, ट्रक को उठा के नहीं ले जा पाओगे, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है ना। तो वही काम है, ट्रक और साइकिल वाली बात यहाँ आ गई, है ना। कि साइकिल को किधर भी उठा कर लेके चले जा सकते हो, है ना। खेत खलिहान कहीं भी घुसा दोगे, है ना, नदी पोखरा में कहीं घुसा देगा, ट्रक घुसा दोगे जी, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन दो कारणों की वजह से स्थानांतरित नहीं होते। पहला कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत भारी होते हैं। कितना भारी होते हैं? 1837 गुना होते हैं। और दूसरा कि नाभिक के अंदर प्रबल आकर्षण बंध के कारण जो बंधे होते हैं, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि क्यों नहीं प्रोटॉन इधर उधर हो रहे हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे टोटली जो है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आवेश उत्पन्न करना है कि नहीं करना है। बात समझ आई? आवेश उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? इलेक्ट्रॉन को दी गई है। अगर कहीं से भाग गया तो धनावेश, कहीं आ गया धनावेश, कहीं से भाग गया धनावेश, कहीं से आ गया तो ऋणावेश। अगर सामान्य अवस्था है तो न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा, है ना जी। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, अब इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार का होता है ना। अब तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का है ना, कहेंगे हाँ। एक बात ध्यान सुनना, ये है आपका क्या? परमाणु। परमाणु के अंदर है नाभिक, नाभिक में होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। और नाभिक के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान से सुनना, जब तक ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर है, क्या बेटा? जब तक ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर है उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, और उसी बल के द्वारा वो क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? नाभिक का चक्कर लगा रहा है। और कौन सा बल है? सर आइजैक न्यूटन महोदय ने क्या बताया? कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और वो अगर आकर्षित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। इसलिए उस आकर्षण बल का विरोध भी हो रहा है, जिसके कारण वो चक्कर लगा रहे हैं उसके, है ना। अगर बाल्टी में पानी है ना बच्चा, देखो यहाँ पे, अगर मान लो आधी बाल्टी पानी भरो और पानी भरने के बाद उसको घुमाओ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, एक भी पानी गिरेगा नहीं। लेकिन पानी की बाल्टी ऊपर लाके ऐसे रोक दोगे तो सारा पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी घूमने के वजह से ही उनका जो आकर्षण है, उस आकर्षण बल के प्रभाव में वो नहीं आ पा रहे हैं, घूमने की वजह से, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, रुक जाता, तो प्रोटॉन उसको खींच लेता। क्या कर लेता बेटा? प्रोटॉन खींच लेता, क्योंकि क्या है? प्रोटॉन इससे ताकतवर है। इसके तुलना में देखो पृथ्वी हमें क्यों खींच रही है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे ज्यादा है और सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है, इसलिए पृथ्वी घूम रही है। घूम रही नहीं घूम रही है? सूर्य को भी कोई खींच रहा है, इसलिए सूर्य भी घूम रहा है, आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है, समझे ना। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य भी क्या कर रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा है। यानी पूरा ब्रह्मांड ही घूम रहा है। समझ में आ रही बात? पूरे ब्रह्मांड में कोई भी कण ऐसा नहीं है जो स्थिर अवस्था में हो, समझे ना। आप देखो कि जो उल्का पिंड है वो भी घूम रहे हैं,
हमारे सामने जो उपग्रह है बेटा उनको भी हम रोटेट करा रहे हैं, हमारे सामने चंद्रमा भी घूम रहा है, हर चीज घूम रहे हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूटन महोदय ने क्या बताया कि प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू, आकर्षित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, किसके द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के द्वारा बेटा आकर्षित हो रहा है, एक बात बताओ, घूमेगा नहीं घूमेगा, वो घूमेगा ना। और घूमने की वजह से क्या है, आकर्षण की वजह से वो एक बंध के द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है। जब तक उसको बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक इसके बंध को तोड़ नहीं पाएगा, है ना। जैसे मान लो अब सचिन के बाबूजी हैं, मान लो इसके बाबूजी हैं और इसको तुम चपलिया के रखे हुए हैं, अगर बाहर घूमने निकल गया तो थूर देंगे तुमको, ठीक है ना जी। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, अगर इसकी माता जी कह दी किसकी मजाल, जाओ खेलो, अब मजा ले इसकी बाबूजी से अभी डर जाए क्योंकि बाबूजी ऑलरेडी डर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, ये जो है चला जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा आगे, मिला ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा था पर बाहर से एनर्जी मिल जाओगे तो क्या कहेगा, हट जा रहे हैं 12, है ना। जब तक ये सुनो यहाँ पे, जब तक ये परमाणु के अंदर है तब तक इसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन बाहर की ऊर्जा पा करके क्या हो जाए, बाहर निकल आए परमाणु से। अगर ये परमाणु के बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन तो क्या कहेंगे, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे बाबू। क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बातें समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। जब तक ये नाभिक के अंदर है, और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, किस किस कारणों से बाहर निकलेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव जो पढ़ेंगे, प्रकाश उत्सर्जन प्रभाव, ठीक है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं, चक्कर का नाम है पूरा। प्रकाशों के कारण हम विद्युत उत्पन्न करेंगे वहां पे, ठीक है ना। तब हम आपको बताएंगे कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार से ऊर्जा लेकर के बाहर निकलता है, ठीक है। अभी के लिए इतनी बात समझ में आई, आवेश इसे कहते हैं, ठीक है ना। फिर से आवेशों के कितने प्रकार हैं, ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के हो सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कभी भी विद्युत का प्रवाह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो खुद ही बना हुआ है, वो तो खुद ही बना हुआ है नाभिक, वो कहाँ पे लेके जाएगा। जैसे कि मान लो ये प्रिया है मान लो, ठीक है ना। प्रिया को नहीं पता था, प्रिया ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, है ना। ये प्रिया जो है और उसके बगल वाली उसकी फ्रेंड मुस्कान वो है मान लो, ठीक है ना। मुस्कान चालाक थी, मान लो मेरे से फिजिक्स पढ़ के गई है ना। मुस्कान ने क्या किया, इधर से क्या कर दिया, करंट जोड़ दिया, इस लोहे के छड़ के अंदर इधर से क्या कर दिया, करंट जोड़ दिया। प्रिया को पता नहीं, प्रिया के हेले ने जोड़ा है जी, हेले तो पकड़ ही सकता हूँ, अरे जी। प्रिया ने क्या किया, इधर पकड़ लिया, समझे ना। अब प्रिया इधर पकड़ी, बाल खड़ा, अरे जी प्रिया का बाल क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब यहाँ के पूछी मास्टर जी कैसे हो गया, हम छुट्टी तो मार दिए। हम कहेंगे बच्चिया देखो इन्हें ऐसा था, इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे बाबू, मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। और प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कितना आवेश अपने ऊपर, देखो आवेश अपने आप नहीं चलता है बल्कि आवेशों को लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। अगर एक बात बताओ, ये बेंच यहाँ रखा हुआ है तो क्या ये बेंच अपने आप चल देगा, क्या नहीं, इसको लेके जाना पड़ेगा, लेके जाने वाला कोई रहना चाहिए। तो जब तुमने आवेश इसको दे रहे थे तो आवेश को ले कौन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उन्हें, है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ले जाएगा, तो कहोगे सर आवेश ये ले जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है आवेश ले जा सकता है -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, यानी इतना आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन ले जा सकता था, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अच्छा इस मार्कर की एक सिरे पे मैं करंट छुआ कर यहाँ छूऊंगा तो मारेगा मुझे, बताओ क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम है अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत है, थोड़ी बहुत है, बट उतने नहीं है जो हमको मार दे, है ना जी, बहुत कम है। लेकिन लोहे में क्या था, भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही इधर से करंट छुआ, जैसे आवेश दिया यहाँ पे, सारे इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, आवेश को ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, आवेश को ग्रहण करना स्टार्ट किया। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों ने कितना आवेश लिया, इतना आवेश, और ले चल के क्या कर दिया, यहाँ पहुंचे और प्रिया का बाल क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। देखो ना फिल्मों में जब करंट मारता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है जी, मारा होगा देखे उसे दिखाता है, बाल में से धुआं निकल जाता है, बाल ऐसे खड़ा हो जाता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। एक बार छू के देखना तुम शायद, लेकिन ये मत कहना कि सर ने बोला था, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात समझाई जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहाँ बिठाने वाला बोलो।
बोलो बेटी एकदम आराम से। क्या बात है, कहाँ दिक्कत आ रही है, बोलो। वही तो मैं बोला हूँ यार, यानी एक्सपेरिमेंट कर चुकी है बच्ची वो, करंट को छू चुकी है। एक बार और छू लेना पता। संयोजी का मतलब ये होता है बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो अगर ये जब तक परमाणु के अंदर है तब तक उसको संयोजी कहेंगे, लेकिन ऊर्जा पाकर परमाणु से बाहर निकल आया तब उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त का मतलब वो मुक्त हो चुका है, समझे, स्वतंत्र है वो। देखा नहीं, मान लो मम्मी ने आदेश दिया जाओ वैलेंटाइन डे आ गया जाओ, तो क्या होगा, फ्री हो गया ना। अभी किन्हीं मिलेगा तुमको, बजरंग दल वाले पकड़ के मारेंगे क्या? देखो वहां पे नहीं रहोगे। चले आगे। सर ये सिद्ध करना होगा कि सिद्ध के लिए कि ब्रह्मांड घूम रहा है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? वो सब एमए नहीं सिद्ध करना है, वो ज्योग्राफी में कहना है कि देखो उसको सिद्ध करना होगा ना, ऐसे बताना कि न्यूटन महोदय के अनुसार, ऐसे कहना उसको, न्यूटन महोदय के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और ये आकर्षित कर रहे हैं तो ये देखो, मान लो कि मैं तुमको खींच रहा हूँ और तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगे, उसका विरोध तो करोगे नहीं करोगे। लॉ ऑफ नेचर है कि हर एक वस्तु का अपनी परिवर्तन का विरोध करता है। हर वस्तु क्या करती है बेटा, परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण क्या होगा, वो अपना घूमना स्टार्ट कर देगी। और घूमने की वजह से क्या होगा, जितना देखो उसके चारों तरफ घूमेगी, जितना उसके केंद्र तरफ बल लग रहा है उसके अपोजिट क्या लगता है उसका विकेंद्र बल। पढ़े ना जी विकेंद्र बल, उसमें पढ़े होंगे आपने 11 विकेंद्र बल, केंद्र बल। उसके बाद आप देखें ना कि जितना केंद्र की तरफ बल लगता है उतना ही अपोजिट में बल कार्य करता है उसके, जिसकी वजह से वो चीज जो है केंद्र की तरफ नहीं आती है। ठीक है ना, मिटा देंगे, ठीक है ना बबुआ। चलिए इतना बात समझ में आई, छोटी मोटी बातें थी ये, ठीक है ना बाबू। आइए आगे थोड़ा सा देखो, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना आवेश ले सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ले सकता था, E बराबर 1.6 के पावर -19 है ना। वही प्रोटॉन कितना ले सकता है आवेश, देखो प्रोटॉन भी आवेश ले सकता है। सुनो एक बार शांत रहो, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन ले सकता है बेटा उतना ही आवेश प्रोटॉन भी ले सकता है, ठीक है ना, उतना ही आवेश प्रोटॉन भी ले सकता है। पर प्रोटॉन आवेश लेकर कहीं जाओ नहीं पाएगा, क्योंकि नाभिक से बंधा हुआ है, वो नाभिक में प्रबल आकर्षण के कारण बंधा हुआ है। दूसरी चीज इससे बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन से, इस वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव नहीं करता है। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना आवेश ले सकता है तो -1.6 × 10 के पावर, प्रोटॉन कितना ले सकता है तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, है ना। अच्छा ये कूलाम क्या है, ध्यान सुनो, मात्रक है ये। आओ मात्रक देखते हैं, ठीक है। मात्रक SI पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या होता है, एमकेएस कह लो या SI पद्धति कह लो, ठीक है ना। उसमें क्या होता है बेटा, इसका मात्रक कूलाम होता है। बट यही अगर आपसे कहे सीजीएस पद्धति में क्या है, सीजीएस में क्या होगा इसका मात्रक, ठीक है ना। अगर आपसे कहते बेटा कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है तो आप क्या कहोगे, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा आवेश का, तो क्या कहोगे, स्टेट कूलाम कहोगे। और यदि पूछेगा कि केवल एसआई पद्धति में या फिर एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या है तो आप क्या बता दोगे, कूलाम। अच्छा अब यहाँ पे इनके बीच संबंध पूछ ले, कहे कि 1 कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम। जैसे कि बल में था ना जी कि 1 न्यूटन में कितना डाइन, याद है, सीजीएस पद्धति में का मात्रक डाइन था, है ना। डाइन नहीं कह रहा हूँ, डाइन में अंतर है, हिंदी के शब्दों को थोड़ा ध्यान रखना। लड़की सोच रही कि हम ही नहीं कह रहा था। देखो यहाँ पे 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम, 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम, है ना। स्टेट कूलाम कितना हो जाएगा, 8 मत कर देना नहीं तो प्रकाश की चाल हो जाएगी, समझे ना जी। प्रकाश की चाल का क्या होगा, 3 × 10 की पावर 8 होता है। पर 1 कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम, तो 3 × 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम हो जाएगा। मजा आया, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, फैरेड भी होता है, आवेशों का एक मात्रक क्या होता है बेटा, फैरेड भी होता है ना। आवेशों का एक और मात्रक होता है बेटा क्या, फैरेड। तो 1 फैरेड बराबर कितना होता है,
एक फैराड 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर कितना होता है? 96,500 कूलम होता है, ठीक है ना जी। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम, याद रहेगा। मान लो पूछ लिया है ना, है कहाँ पे? एक फैराड है वो, हाँ फैराड लिख देना, लिख लो फैराड। एफ का मतलब फैराड है ना जी, एफ का मतलब फैराड है। 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलम, है ना जी। आगे चले, बोलो। कुछ अन्य मात्रक ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मिली कूलम बराबर क्या होता है जी? 1 मिली कूलम बराबर, मिली का मतलब 10 के घात -3, तो कहोगे सर 10 के घात -3 कूलम होगा, है ना जी। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है? 10 के पावर 6 कूलम। माइक्रो, मिली, माइक्रो लिख लो, तुम हिंदी में लिखते जाना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना जी। ये मिली है, ये फैराड है, ये माइक्रो है ना। 1 फैराड बराबर कितने कूलम? कितना? 1 मिली कूलम बराबर कितना? 10 के घात -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होगा? 10 की पावर -6, है ना जी। नैनो, ठीक है ना जी। 1 नैनो कूलम 10 के घात -9 कूलम। 1 नैनो में 10 होता है ना, अरे 9 होता है ना, 10 के घात -9। 1 पीको कूलम, 1 पीको कूलम बराबर क्या होगा? है 12, वेरी गुड वेरी गुड। फिर 10 के घात -12, 12 है ना, -12 कूलम। तो ये जो है ना, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे बेटा ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका यूज होने वाला है, इसलिए आप पहले से लिख लो, है ना। क्या कर लो, पहले से लिख लो। यच का है जी, माइक्रो बेटा, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे, है ना। ये पीको कूलम है, हाँ पीको कूलम है ये जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे ना बेटा, तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया आपको कि दिक्कतें ना आए, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है बाबू। बाकी सभी लोग जो है चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं, चैनल का नाम क्या है अपना? मैथ पंडित, है ना। कोई दिक्कत? क्या नाम है बेटा यहाँ पे? ठीक है ना जी, नए बच्चों के लिए। बाकी पुराने लोग जानते हैं। कौन सा? एफ फैराड है बेटा। 1 फैराड बराबर कितना हो जाएगा? लिख लो है ना, दिक्कत ना आ जाती है। हो गया ना जी। अब सुनो, आवेशों की जो प्रवाह होता है उसकी विधियां क्या क्या हो सकती हैं? आवेशों के प्रवाह की विधियां क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। मिटा देगा इसको, ठीक है ना। टाइम देना, देख लेना कितना टाइम हो रहा है? 60 हो गया। चलो आवेशों की विधियां देख लो, ये लास्ट टॉपिक है वाला, ठीक है बाबू। आवेशन की विधियां क्या है? सुनो, ये आवेशन की विधियां से पहले एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। सुनो यहाँ पे एक होता है बेटा सजाती आवेश। क्या होता है? सजाती आवेश। सजाती आवेश, है ना, नहीं लिखा होगा ना, सजातीय आवेश, है ना। और एक होता है विजातीय आवेश। क्या होता है बेटा? विजातीय आवेश, है ना। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, जरा ध्यान से सुनो। ये सजातीय आवेश क्या है? एक बार ध्यान सुनना। सजाती का मतलब 2 ऐसे आवेश आए, क्या है बेटा? 2 ऐसे आवेश हो जिनमें क्या हो, या तो प्लस हो या तो क्या हो बेटा? तो क्या होगा, 2 ऐसे तत्वों को एक साथ लेके आओ जिनके ऊपर आवेश समान है। मान लो कि ये 2 तत्व हैं, मान लेते हैं ये 2 तत्व है, ठीक है ना। इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, या फिर इस पे भी माइनस चार्ज है और इस पे भी माइनस चार्ज है। यानी जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, और इन दोनों को पास में लेके आए तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा इनके बीच में। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, जब भी सजाती आवेश एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? पास पास आने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है बाबू। प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। पर विजातीय आवेश का मतलब क्या है? एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या फिर पहला माइनस तो दूसरा प्लस है, लेकिन है तो दोनों क्या?
विजातीय ही ना, विजातीय का मतलब एक दूसरे से अलग अलग है। क्या है बेटा, एक दूसरे से अलग अलग है। अगर विजातीय आवेश है तो एक बात बताओ जरा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, है ना जी, आकर्षित नहीं करेंगे। महिला और पुरुष का बिया होता है, कहीं देखे हो कि पुरुष का बिया हो जाए, वो एक्सेप्शन है, ओके मत सोचो तुम दिमाग में, है ना जी, वो पुरुष नहीं है जो कर लेता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सजातीय आवेश मतलब समान जेंडर टाइप के, है ना जी, हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाता है ना, विस्फोट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे यहाँ पे प्लस प्लस समान आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस भी क्या है, समान आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ पे विजातीय आवेश पे देखोगे कि प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, दोनों क्या है, विजातीय है, मतलब सेम आवेश नहीं है। इस वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आपने चुंबक भी पढ़ा होगा और यहाँ भी चुंबक पढ़ना है अभी आपको। क्या होता है, समान पोल जब एक दूसरे के पास आते, कक्षा 10 में पढ़ा था, समान ध्रुव जब एक दूसरे के पास आते तो प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास आते तो क्या करते हैं, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चुंबकीय और विद्युत प्रभाव आवेशों के कारण उत्पन्न होगा, और आगे हम ऑस्टेड के नियम को पढ़ेंगे, फैराडे के नियम को पढ़ेंगे, तो इस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ऑस्टेड का नियम आपने पढ़ा था ना क्लास 10 के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे उसको जो है अच्छे से और पढ़ना है, ठीक है बाबू। मजा आया इतना, टाइम हो गया, अरे जी 40 मिनट हो गए, 36 हो गया, टाइम दिखा रहा है, 4 मिनट बच गया है। चलो हम नहीं भाग सकते, यहाँ पे टाइम दिखाना रहेगा, कितना घंटा चलो हो गया ना जी। इसको बोल दे, इसको सजातीय आवेश लिख लो, लिखना चाहोगे तो, लेकिन लिखने का मतलब नहीं, कहीं पूछता उसका नहीं है, क्या तुम्हारा नोट्स भरवा दो क्या, नहीं, तो नोट्स भरने की आवश्यकता नहीं है, बस जो चीज समझने वाली है उसको समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, जहां मैं कहूंगा वही लिखना, ठीक है बाबू। अब अगले सेशन में हम लोग कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है ना। कूलाम का नियम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आवेशों के बारे में एक आध चीज रह गई है, जो आवेशन की विधियां, उसको देख लेंगे, आवेशों के गुण क्या क्या है वो देख लेंगे, फिर कल के सेशन में हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, कूलाम का नियम, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन, है ना, रुक जाए, रुक दे।